Assalamu alaikum to all the chemistry and science lovers. My name is Bisma Asghar and I am going to teach you how to solve some questions in the paper related to our first chapter chemical equilibrium. हमने अभी तक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की है पीछे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट कैसे करके आपने पूरा आंसर डिराइव करना है उसको समझेंगे। बेसिकली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं, उसको हमने पेपर पे लेके जाना है, हमने उसको लिखने का तरीका देखना है और इस तरह से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिटन फॉर्म में लेके आएंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हम अब अगले एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे भी जाएंगे और अभी हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो हमारे पास रह गए उनको भी सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इनमें सब में देखेंगे कि किस किस तरह हमने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीशन तक जा सके। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत लंबी लंबी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी डिटेलिंग की ज़रूरत सिर्फ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में पड़ती है या जिसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े से रह गए हैं, उसकी स्टेटमेंट चेंज हो या किसी तरह से भी हो आपको पेपर में वो आ सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। आपने स्टेटमेंट को समझना है एंड वंस यू गेट द ग्रिप ऑफ द स्टेटमेंट यू विल बी एबल टू राइट द आंसर वेरी इजीली। और हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि एक एग्जाम्पल लाजमी इंक्लूड करनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर देते हैं ना तो उससे आइडिया हो जाता है कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा का पूरा आइडिया मिल गया है और इस तरह से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमने एग्जाम्पल डालनी ही डालनी है, उसकी बात हम करते हैं अब जब हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं पहले उसकी तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहली तो जो बात हमने की कि हमारे पास QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारे पास पहला इंडिकेटर है इस चीज़ का कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि मज़ीद आपके रिएक्शन में अब कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर अब आपके रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स ने फिर से कांस्टेंट हो जाना है। वही बात जो हमने बार बार रिपीट की है। तो यहाँ पे भी आपने उसी तरह से लिखना है कि कैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। और हम एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन ही लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन इज गोइंग टू कंबाइन विद आयोडीन और आपके पास फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। एंड यू कैन देन एक्सप्लेन दिस इक्वेशन कि इस इक्वेशन में ये हो रहा है कि पहले आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, देन रिवर्स डायरेक्शन जिसमें रिएक्टेंट फॉर्मेशन होगी एंड फाइनली आपके पास इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज नहीं आएगा। तब जाके आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन में हमारे पास कलर चेंज भी आता है। आयोडीन पर्पल है और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस होता है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी तो मिड वे में एक फेडेड सा पर्पल कलर अटेन हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपके पास कंपाउंड जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंपाउंड है वो भी इसमें मौजूद है और हमारे पास रिएक्टेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से यू कैन एक्सप्लेन के हाउ यू नो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। दे हैव आस्क्ड अस कि हमारे पास एक ऐसे रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है बट दैट हैज़ बीन अटेन्ड एट वंस। एट वंस जो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वो रिएक्शन के स्टार्ट होते ही बहुत जल्दी अटेन हो गया है, वो फौरी अटेन हो गया है। ऐसा रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत ही जल्दी अटेन हो जाए और जिसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, ऐसे रिएक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में वो बहुत थोड़ी है। आपका ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है और उसी पॉइंट पे आपके पास आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। और ये वो रिएक्शंस थे जिनकी जब हमने बात की थी कि इनके केसी की जो वैल्यू आती है वो बहुत छोटी आती है। केसी इज़ वेरी स्मॉल और स्मॉल वैल्यू या छोटी वैल्यू का मतलब भी ये होता है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हैं बल्कि ज़्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। अब एग्जांपल हमने बात की थी कि हमने लिखनी ही लिखनी है हर क्वेश्चन की, तो जब हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की प्रिडिक्शन, उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसको हम यहाँ पे कोट करेंगे। जो हमने एग्जांपल पढ़ी है वो है अमोनिया से
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, मतलब कि अमोनिया की डीकम्पोजिशन। अमोनिया की डीकम्पोजिशन जो हमने पढ़ी, इसमें हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स में बनेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, लेकिन जो इनकी Kc की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, विच इंडिकेट्स कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अभी अमोनिया इतना ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हुआ, और इधर रिएक्टेंट्स भी हैं, इधर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, मगर रिएक्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये वो आपका रिएक्शन है जिसने एकदम से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ली है फौरी स्टार्ट होते ही, जिसका मतलब है कि अभी स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा बने ही नहीं, आपके पास रिएक्टेंट ही मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास उस रिएक्शन की होंगी जिसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी छोटी सी बात, अगर आपका इक्विलिब्रियम अटेन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। तो उस रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और जो Kc की वैल्यू होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ऐसा रिएक्शन जिसकी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो बहुत जल्दी अटेन हो गई है, उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं, जो अभी हमने डिस्कस की हैं। और इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह Kc की वैल्यू जो है वो इंडिकेट कर रही है कि आपका रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा है या नहीं बना रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है इफ रिएक्शन कोशेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन Kc। थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन कोशेंट है QC, इट इज मोर देन Kc, इसकी वैल्यू Kc से ज़्यादा है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनने का मतलब ये है कि आपका रिएक्शन मिक्सचर काफ़ी देर से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम अटेन करना है इस रिएक्शन ने, तो इसके इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी बन गए हैं, अब उन प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो ये रिएक्शन जिसमें QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा है, इसमें आपका जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बना के, और फिर उसके बाद एक ऐसी अमाउंट तक पहुंच जाए जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए। तो QC की वैल्यू जब भी ज़्यादा होगी Kc से, तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स मज़ीद बनने की ज़रूरत है। और रिएक्टेंट्स आपको पता है हमेशा रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि लेफ्ट साइड पे जब भी आपका रिएक्शन जाएगा तब वो बनाएगा। तो इस तरह हमें आइडिया हो गया इसका भी। द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसपे हमने अभी जिन फैक्टर्स की बात की थी कि आपका जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उनकी हम बात करेंगे इस लास्ट रिएक्शन में, इस लास्ट क्वेश्चन में। एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट। तो जी केमिस्ट, हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिनको हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा से कि आखिर हमारे पास ये कमर्शियल लेवल पे जो रिएक्शन होना चाहिए था उसने उतने प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाए जितने उसको बनाने चाहिए थे। कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने बात की थी टेम्परेचर की, प्रेशर की, और हमारे पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर इन तीनों की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, दैट विल आल्सो इंक्रीज। और इसके अलावा अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर कैटलिस्ट मौजूद होगा तो वो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ये वो बातें थी जो हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि आप एक रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करवा सकते हैं। अब अगर कमर्शियल लेवल पे किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया गया लेकिन उस रिएक्शन ने उतने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका मतलब है कि इनमें से कोई फैक्टर ऐसा है जिसकी सही वैल्यू नहीं दी जा रही। उसके लिए बार बार इन सारे फैक्टर्स को टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी वो ऑप्टिमम लेवल है जहाँ पे जाके ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें वो अमाउंट दे देंगे जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रिएक्शन में ऐसा हो जाए कि बहुत ही जल्दी उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अगर आपके रिएक्शन में ऐसा हो जाए कि उसने बहुत ही जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, और बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन करने की वजह से ये हो रहा है कि जल्दी से आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया, और अगर आपका रिएक्शन बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, तभी हमने एक क्वेश्चन पीछे बात की है कि हमारा उस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बने।
तो इस चीज़ को देखने की भी ज़रूरत है कि आपका वो जो रिएक्शन है वो इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम पे क्यों आ गया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रहा। उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा जिसके फैक्टर्स यही हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। और इसी तरह से आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट भी ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर में। तब जाके आपका रिएक्शन उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि वो कमर्शियल लेवल पे उतने प्रोडक्ट्स बना सके जितनी की ज़रूरत है। अगर उतने प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे ना, तो फिर आपके रिएक्शन को आपको दोबारा एनालाइज करने पड़ेगा, बीइंग अ केमिस्ट, जिस तरह आपने पीछे सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ा भी है। और जब आप उन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे दोबारा, तो आपको पता लग जाएगा कि कमर्शियल लेवल पे आपने प्रोडक्ट की यील्ड किस तरह से बढ़ानी है। प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके अलावा कैटलिस्ट, इनका ऑप्टिमम लेवल पे होना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ आपके पास ज़रूरी ये है कि आपने ये देखना है कि आपका कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं है जो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, तो आपको उस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। उसको इस तरह से फ़ोर्स करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाए। और तब जाके आपका ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादा प्रोडक्ट यील्ड देगा और उतना फ़ायदा देगा जितने कमर्शियल लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है। बात समझ में आई कि किस तरह हमारे लिए उन फैक्टर्स को दोबारा देखना ज़रूरी है जिनकी हमने पीछे भी बात की है, और हमें अपना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि उतने प्रोडक्ट्स बन सकें जितने हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये हो गए हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन आपको बताऊँगी कि इनको पेपर में सॉल्व किस तरह से करना है। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बेसिकली आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं और इनके जो मार्क्स वेटेज होती है वो भी ज़्यादा होती है। जब आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपका क्वेश्चन लॉन्ग चला जाता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसके अंदर एक तो सारी की सारी डिटेल लिखें जो रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा आप उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें। हमने रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के टाइम पे ये भी पढ़ा था कि कैसे उनका ग्राफ्स चेंज होते हैं, कि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती है तो ग्राफ में क्या चेंज आता है, और रिएक्टेंट की बढ़ती है तो ग्राफ में क्या चेंज आता है। अगर आपके इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप उन ग्राफ्स को भी एक्सप्लेन करें, उनको ड्रॉ भी करें पेपर पे। यहाँ पे हम पहला एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड अ ग्राफ। आपके पास हम रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले बात करेंगे कि होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है डिस्क्राइब करें इसको। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आपको ये पता हो कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि जो बोथ डायरेक्शंस में जाएगा, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। दूसरी बात उन्होंने की कि एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास वही हम ले लेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन से, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अपने क्वेश्चन में कि किस तरह से सबसे पहले जब आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा जो आपका प्रोडक्ट है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर आपके रिएक्टेंट्स बनेंगे, और इस तरह से आप उस पूरे फिनोमिना को दोबारा एक्सप्लेन करें जो हमने पीछे अभी पढ़ा भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन इट विद अ ग्राफ। जो आपका ग्राफ है वो इस जो बनता है हमारा ग्राफ, वो हमारा बनता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस, एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जो हमने वाई एक्सिस पे लिख देना है रेट, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा टाइम। सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होता है, तो आपका फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोसीड करने का मतलब ये है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, और रिवर्स डायरेक्शन में जाने के बाद आपके रिएक्टेंट्स बनाएगा। एक पॉइंट के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों कांस्टेंट पे चले जाएंगे और मज़ीद कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले एक रिएक्शन प्रोसीड करेगा और कांस्टेंट पे चला जाएगा, और फिर दूसरा रिएक्शन प्रोसीड करेगा और कांस्टेंट पे चला जाएगा। ये लाइन आपका कांस्टेंट इंडिकेट करती है, जिसका मतलब है कि मज़ीद अब कोई चेंज नहीं आ रहा। मज़ीद चेंज ना आने का मतलब ये है कि आपका रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने फॉरवर्ड और रिवर्स की तो बात करनी है, आपने ये भी बात करनी है कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है और उसका पता किस तरह चलता है।
इस ग्राफ से जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह आपके क्वेश्चन के अंदर विद एग्जांपल सारी की सारी डिटेल भी मौजूद होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास जो कंटेनर है वो ओपन नहीं, वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब है कि आपके इधर कंटेनर के ऊपर कोई ना कोई लिड होगी ताकि आपके जितने गैस प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से एस्केप ना कर सकें। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कांस्टेंट रहेंगे और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं कि उनकी अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, बल्कि उनकी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगी। उसके अलावा आपने ये भी बात करनी है कि आप अपना इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं, चाहे आप उसमें फॉरवर्ड से चलें या चाहे आप उसमें रिवर्स से चलें। इसी केमिकल रिएक्शन को आप दोबारा लिख देंगे और आपका जो बता देंगे आप रिएक्शन में कि आप इसको फॉरवर्ड से लेके चलें या आप इसको रिवर्स से लेके चलें, आप किसी भी डायरेक्शन में अपने इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखनी ये ज़रूरी है कि आपका इक्विलिब्रियम अटेन होता है जब आपकी बाकी सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट हैं और आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तब आपका इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी और इस तरह आपका जी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि किस तरह हमने बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमने वही कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी समझे हुए थे उनको पेपर फॉर्म में लेके आए। इस तरह आपने उनको लिखने का तरीका देखा और आपको समझ आने लग गया कि आपने पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमारे पास थोड़े से और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और फिर न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि सारी की सारी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।